हेलो दोस्तों, नए स्टूडेंट्स को फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को लेके बहुत कन्फ्यूजन होता है। फंडामेंटल राइट्स जो है ये मौलिक अधिकार हैं, ऐसे अधिकार जो संविधान के द्वारा यहाँ के नागरिकों को एज वेल एज फॉरेनर्स को भी दिए गए हैं। और इनका प्रोविज़न क्यों किया गया? क्योंकि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे रूल करती थी तो वो अपना मनमानी करती थी। जब जब दिल किया किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दिया, जब दिल किया किसी की भी हत्या कर दी। इसलिए स्वतंत्रता सेनानी को ऐसा फील हुआ कि नहीं जी, सरकार के पास पावर तो होनी चाहिए लेकिन वो डिक्टेटरशिप नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो सिटीजन है उनके ऐसे राइट्स होने चाहिए जिनको सरकार ना छीन सके। इसलिए फंडामेंटल राइट्स का प्रोविज़न बनाया गया। अब डीपीएसपी क्या होता है? डीपीएसपी स्टैंड फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब आपको पता ही है कि भारत जो है यहाँ पे कितनी ज़्यादा असमानता है, इनइक्वालिटी है। और भारत जो है एक वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेंटर को और स्टेट को एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है कि आपको जब भी कानून बनाना है आपको डीपीएसपी को ध्यान में रख के बनाना है, ताकि जो वीकर सेक्शन है, एससी, एसटी, चिल्ड्रेन, विमेन, गरीब, उनका जो है भला हो। तो आप देखेंगे कि जैसे डीपीएसपी में है कि प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण का जो है प्रोटेक्शन करना है, तो उसके लिए जो है वाटर कंजर्वेशन एक्ट, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है। आर्टिकल 42 में देखेंगे कि जो है मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलना चाहिए, तो उसके लिए जो है एक्ट बनाया गया है। पहले 12 हफ्ते की छुट्टी दी जाती थी, अब उसको बढ़ा के 26 हफ्ते कर दिए गए हैं। तो ऐसे ही डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए क्या होता है, आपको एक्ट बनाना पड़ता है। लेकिन फंडामेंटल राइट में ऐसा नहीं है, वो ऑटोमेटिकली लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं। साथ ही साथ जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो जस्टिसाइबल इन नेचर होते हैं। मतलब अगर आपका मौलिक अधिकार छीना जाता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन जो डीपीएसपी होता है दे आर नॉन जस्टिसाइबल इन नेचर। मतलब अगर आपके राज के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो छीने जाते हैं, जैसे मान लीजिए मनरेगा के थ्रू आपको काम मिलता है और इन केस मनरेगा के थ्रू आपने अप्लाई किया, आपको काम नहीं मिल पाया, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। हाँ, उसका लीगल सॉल्यूशन जरूर है, अथॉरिटी है इस चीज़ को देखने के लिए, लेकिन आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। सो डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसाइबल इन नेचर और फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसाइबल इन नेचर। उसके बाद और एक चीज़ बताया आपको कि जो फंडामेंटल राइट्स है, दीज आर द राइट्स provided to citizens as well as foreigners by constitution। और जो डीपीएसपी है दे आर गाइडलाइंस प्रोवाइडेड टू द सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, ये सेंटर और स्टेट के लिए है। यूपीएससी में एक बार पीटी में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। देश को चलाने के लिए क्या फंडामेंटल है, मौलिक है। तो उसमें ऑप्शन में था आपका प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने कन्फ्यूजन में आके फंडामेंटल राइट्स टिक कर दिया था, जबकि आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है कि डीपीएसपी दीज आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो चलिए, ये तो बेसिक हमने डिफरेंस देखा फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में। अब दोनों में कौन बड़ा है, इसको लेके काफ़ी विवाद चलता आ रहा काफ़ी टाइम से। तो एक क्वेश्चन भी बन सकता है मेंस का कि बताइए कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में कौन बड़ा है। तो जो प्रेजेंट पोजीशन आप देखेंगे तो फंडामेंटल राइट जो है सुपीरियर है और डीपीएसपी क्या है, नीचे है। लेकिन इसका एक लंबा बैकग्राउंड रहा है, वो अभी हम आपको समझाएंगे। तो शुरुआत होती है 1951 में। 1951 में चंपाकरण दुराई रंजन केस में है ये मामला सबसे पहले उठता है और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो फंडामेंटल राइट्स है दे कैन बी अमेंडेड, इनमें संशोधन किया जा सकता है। और डीपीएसपी जो है ये दो सबऑर्डिनेट है, हम लोग फंडामेंटल राइट को अमेंड करके डीपीएसपी को लागू करवा सकते हैं। और फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में पहला अमेंडमेंट होता है जो कि लैंड रिफॉर्म से संबंधित है और 9th शेड्यूल ऐड किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि कोर्ट जो है अपने डिसीजन को रिव्यू कर सकती है और फिर चेंज कर सकती है। जैसे अगर आप देखेंगे तो पहले राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट नहीं था। एमपी शर्मा और खड़क सिंह में जब ये पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट से कि क्या राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। लेकिन सोशल मीडिया आने के बाद, आधार कार्ड आने के बाद, जब आपका डेटा जो है बहुत सेंसिटिव हो गया
और 2017 में केएस पुट्टास्वामी में जब दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर आया कि क्या राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के डिसीजन को चेंज कर दिया और बोला कि जी हाँ, राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। तो वैसे ही 1951 में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था चंपाकरण दुराई रंजन केस में कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हम अमेंड कर सकते हैं और डीपीएसपी को लागू करवा सकते हैं। लेकिन 1967 में जब गोलकनाथ केस हुआ, ये पंजाब का केस था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स है दे आर सैक्रोसेंट इन नेचर एंड दे कैन नॉट बी अमेंडेड। अब जो पार्लियामेंट है और जो सुप्रीम कोर्ट है दोनों में तू मैं चलते रहती है। और आपको बता दें कि पार्लियामेंट कुछ भी अगर गलत करेगा, मतलब लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव कुछ भी गलत करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट को ही ये पावर है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज़ द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर वो कुछ गलत करता है तो उसको ठीक करे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया गोलकनाथ केस में कि हाँ जी, आप जो है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते हैं। तो फिर पार्लियामेंट ने क्या किया कि 24th अमेंडमेंट के थ्रू ये मतलब पास किया कि आप फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। साथ ही साथ 25th अमेंडमेंट करके आर्टिकल 31C में इंसर्ट करवाया दो प्रोविज़न, एक आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C। ये जो है डीपीएसपी हैं, लेकिन अगर ये फंडामेंटल राइट्स को वॉइड करते हैं तो भी जो है इनको खारिज नहीं किया जाएगा। 39B 39C को जरूर से देखिए, वो क्या कहता है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो कुछ ही हाथ तक सीमित नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं उनका फ़ायदा कम्युनिटी के लिए होना चाहिए। इसीलिए जो है बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया, जमींदारी सिस्टम को हटाया गया और भी ढेर सारा काम किया गया। तो 25th अमेंडमेंट से क्या हुआ, आर्टिकल 31C के थ्रू दो प्रोविज़न ऐड किया गया, एक 39B और 39C ऐड किया गया और ये बोला गया कि इवन दो ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, इसको एबॉलिश नहीं किया जा सकता। और सेकंड प्रोविज़न ऐड किया गया कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। तो अब पार्लियामेंट ने तो ये काम कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट की बारी थी। सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क केस, केशवानंद भारती केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आप जरूर से देखिए। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो 25th अमेंडमेंट का सेकंड प्रोविज़न है कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, इसको खारिज कर दिया। और साथ ही साथ ये भी कहा पार्लियामेंट को कि देखिए, फंडामेंटल राइट तो क्या, आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप बदल नहीं सकते। बेसिक स्ट्रक्चर बोले तो भारत एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश है, तो कोई भी सरकार इसको चेंज नहीं कर सकती। भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो कोई भी सरकार इसको बदल के प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंसेप्ट है वो केशवानंद भारती केस में ही आया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला मैटर जो है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में कौन बड़ा है, तो 1951 में आया चंपाकरण दुराई रंजन केस में, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए जो डीपीएसपी है वो तो सबऑर्डिनेट है, लेकिन हम फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकते हैं डीपीएसपी इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। उसके बाद 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को गोलकनाथ केस में बदल दिया और बोला कि नहीं जी, जो फंडामेंटल राइट्स है दे आर सैक्रोसेंट इन नेचर एंड दे कैन नॉट बी अमेंडेड। उसके बाद पार्लियामेंट की बारी थी। पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट पास किया और ये कहा कि नहीं, फंडामेंटल राइट में बदलाव हो सकता है। और 25th अमेंडमेंट में फिर दो क्लॉज इंसर्ट किया आर्टिकल 31C के द्वारा। क्या क्या, एक तो इंसर्ट किया आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C, ये डीपीएसपी हैं, लेकिन बोला गया कि इवन दो ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को, लेकिन इनको एबॉलिश नहीं किया जा सकता। और मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C के थ्रू क्या हुआ, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ, जमींदारी सिस्टम को ख़त्म किया गया, मतलब कि कम्युनिटी के भलाई के लिए बहुत सारा काम किया गया। और उसमें और एक प्रोविज़न ऐड किया गया कि इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। तो फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब दिया। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स तो क्या, आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कीजिए ना, लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उससे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए।
उसके बाद जो है इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जितने भी डीपीएसपी हैं उनको जो है सुपीरियर कर दिया और फंडामेंटल राइट्स को नीचे कर दिया। इंदिरा गांधी ने दिखाया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी कमियां हैं, कितने लूप होल्स हैं। इमरजेंसी के थ्रू और भी चेंजेस करके ये दिखाया। तो फिर बाद में जो है जो जरूरी था उस वो बदलाव भी किया गया। तो चलिए 42nd अमेंडमेंट का जो ये प्रोविजन था कि जो डीपीएसपी है वो ऊपर रहेगा और फंडामेंटल राइट जो है वो नीचे रहेगा, इसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने टैकल किया 1980 में मिनेर्वा मिल केस में, और ये प्रोविजन को एबॉलिश कर दिया और बोला कि देखिए जैसे एक बाइक के दो पहिए होते हैं वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के ये दो पहिए हैं, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, और बैलेंस के लिए दोनों को जो है हम बराबर मानते हैं। हालांकि जो फंडामेंटल राइट है वो सुपीरियर रहेगा, लेकिन डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं। तो ये पूरी कहानी रही, और करंट पोजीशन यही है कि जो फंडामेंटल राइट है इट इज सुपीरियर एंड डीपीएसपी इज सबऑर्डिनेट। हाउएवर फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड फॉर इम्प्लीमेंटिंग डीपीएसपी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया होगा। जम के मेहनत करते रहिए, मेहनत होगी जीत होगी। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।